हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म। यानी कि जो मैग्नेटिज्म है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगे जो हमारे आगे काम आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पर उससे पहले कमेंट आ रहे थे कि सर कि बोर मैग्नेटोन वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो समझा देता हूँ। तो गाइस, जिसको बोर मैग्नेटोन वाला समझ में आ गया ओके, जिसको नहीं आया ना, जिसको नहीं आया वो जिसको नहीं आया तो वो वीडियो देखे, और जिसको आ चुका है ना वो वीडियो को आगे बढ़ा दे। ठीक है ना, अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आपको आता है तो। ठीक है, या अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। बोर मैग्नेटोन के बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे। ठीक है ना, अब बोर मैग्नेटोन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। ये आपका इस तरीके से उसमें नहीं दिया जाएगा, ये आपका पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका पूछा जा सकता है किस उसमें कि क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। ठीक है ना, ठीक है। ये बोर मैग्नेटोन ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बोर मैग्नेटोन क्या होता है, ठीक है। पहले देखो कि अगर मैं देखो यही है कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या घूमता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरह, तो करंट का डायरेक्शन ऑफ कोर्स इसकी तरफ होगा। ठीक है, अब क्या है कि मान लो कि अगर करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, सो वो और इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, सो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल बनेगा, ये कह सकते हैं मैग्नेटिक वो बनेगा, कह सकते हो कि मैं जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे अगर बार मैग्नेट में रखता हूँ तो ये नॉर्थ और साउथ होता है। ठीक है, ये बोर मैग्नेटोन। पर अगर मैं गोल सर्कल में कहूँ कि मान लो गोल सर्कल है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनेगा। ठीक है भाई, पहले बार मैग्नेट था तो आप कह सकते हो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, पर गोल वाले सर्कल में उसमें आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। ठीक है, सो अगर वो इस तरीके से क्लॉकवाइज कर रहा है, सो क्या होता है, वो साउथ पोल बिहेव करता है। ठीक है, और अगर वो दूसरे डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करता है, सो नॉर्थ डायरेक्शन बिहेव करता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन बिहेव करता है, वो ही हमने कहा है कि ठीक है। या बोर मैग्नेटोन, या आप कह सकते हो उसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी मैंने पिछली वीडियो में नहीं समझाया था, इसलिए मैंने फिर से समझा रहा हूँ। बोर मैग्नेटोन या इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो होता है let electron is revolving a nucleus in fixed orbit. On viewing from one side, current is found to be anticlockwise and it's found to be north pole. In this way, on atom behave like a dipole. Dipole moment of such dipole is given by। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि मान लो कि ये कह रहा है लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, ऑन व्यूइंग फ्रॉम वन साइड करंट इज फाउंड टू बी एंटी क्लॉकवाइज एंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर लाइन नहीं लिखी, या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस लाइन को। ठीक है, साइड करंट इज फाउंड टू बी एंटी क्लॉकवाइज एंड अदर साइड। ठीक है, एंड अदर साइड। देखो आप इस पर फोकस मत करना, मैं आपको लिखवाता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखो, ये वाला भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा था कि ना, मुझे अब पता चला कि आपका डाउट किस वजह से बना, क्योंकि अब मुझे डाउट बना है ना, इस वजह से आपको पता चला क्या है। लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग a nucleus in a fixed orbit on viewing from one side current
is found to be north pole. Sorry. On viewing from one side, current is found to be एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑन विंग ऑन फ्रॉम सेकंड साइड करंट विल बी या करंट कह सकते हो, करंट इज फाउंड टू बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर वो क्लॉकवाइज होगा, सो वो क्या है, क्लॉकवाइज होगा, देखो क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज साउथ पोल बिहेव करेगा, ठीक है, और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा सो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ठीक है। अब बात हुई आपकी समझ में, सर इतना आ गया, आपने जो लाइन लिखवाया है कि अदर साइड दिस भी, देखो मान लो कि आपका एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल किस तरीके से ले सकता हूँ, जैसे कि देखो मैं अपना हैंड का एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, सर्कल। अब देखो मैं सर्कल को इस तरीके से कर दूँ या इस तरीके से कर दूँ, अब देखो करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जब आप सामने खड़े हो तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए दिखाई दे रहा हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पर जब आप इसको उल्टा करोगे तो यही करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई नजर आएगा। पहले क्या था, क्लॉकवाइज था, बिल्कुल सीधे जा रहा था, अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। बात क्लियर हो रही है ना, बात क्लियर है ना। जब आप इस डायरेक्शन को देखोगे सो ये आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा, पर इसी जब आप आगे खड़े हो, ठीक है, जब आप आगे खड़े हो तो क्लॉकवाइज नजर आएगा, जब आप इसके पीछे खड़े हो जाओगे सो यही चीज आपको क्लॉकवाइज नजर आएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपके लिए, ठीक है। वही कहा है कि लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है, ऑन व्यूइंग फ्रॉम वन साइड करंट इज फाउंड टू बी एंटी क्लॉकवाइज, अगर एक साइड से देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऑन व्यूइंग फ्रॉम सेकंड साइड अगर दूसरी साइड से देखें तो करंट इज फाउंड टू बी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात इसने कहा है, ठीक है ना, ये था वो। अब इसने कहा था कि बोर मैग्नेटोन, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, जो मैंने ये करवाया था, जो कह रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है मैग्नेटिक डायपोल निकालना है, समझ रहे हो ना। जैसे कि हमने पिछले केस में करा था आपका, जैसे कि मैंने आपको करवाया था ना, जैसे कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, हमने डायपोल लिखाया था एक्सियल लाइन के लिए, फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ऐसे ही इसने कहा है कि मैग्नेटिक डायपोल निकालो ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सो ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है डायपोल, ठीक है। इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मेरा कैमरा थोड़ा वीक है, सस्ता फ़ोन है ना इसलिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच डायपोल, ठीक है, डायपोल मोमेंट, सॉरी हाँ सर रुकना, डायपोल मोमेंट ऑफ सच डायपोल, ठीक है। अब हमें डायपोल मोमेंट निकालना है ड्यू टू दिस। अब m इक्वल टू क्या आता है, NIA, ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला m इक्वल टू NIA पढ़ा है ना, मैंने आपका ये करवाया हुआ था, शायद मैंने चैप्टर 4 में करवाया था, m इक्वल टू NIA, ठीक है। ये रहा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, ठीक है, करंट लूप। यही वाला वो था कि अगर हमारा करंट वो करा है, ठीक है ना,
करंट मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि करंट मूव कर रहा है, तो उसमें आपका क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा, डेट इज इक्वल टू एम इक्वल टू आई ए। एन जो था आपका था कि नंबर ऑफ, यानी कि वो कितने रिवॉल्व करा है, यानी कि वो इतने एक टाइम्स करा, 2 टाइम्स करा, 3 टाइम्स करा, ठीक है ना, कि एन का मतलब क्या है कि वही कितने इलेक्ट्रॉन कितनी बार मूव करा। ये था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और करंट लूप में पड़ा हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली एम इक्वल टू एन आई। अब इसमें हमने देखा कि एन जो है ना वो 1 है, क्योंकि एन इसमें कितने टाइम्स मूव करा था, 1 टाइम्स मूव करा था, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम एन को हटा देंगे, अब आई ए की वैल्यू पुट करनी है। आई क्या है हमारा, आई हमारा क्यू बाई टी है, टी क्या रहता है, टी रहता है डी अपॉन एस। अब एक डिस्टेंस कितना रहता है सर्कल का, 2 पाई आर, और स्पीड कितनी, वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है सपोज कर, ठीक है। अच्छा, आई की जगह पुट कर दो इक्वल टू क्यू, वी ऊपर आ जाए, क्यू वी बटे 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दो। अब एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। सो हम एम इक्वल टू आई ए, आई की जगह क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, क्यू वी अपॉन 2 आर। अब हमें ना वी आर की वैल्यू पुट करनी है वी आर पे। अब देखो मैंने क्या बताया था कि देखो मैंने जब बताया था ना, ये सेकंड वीडियो होने वाला है, ठीक है ना, ठीक है। मैंने कहा था द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मैंने क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या आपका ये 11th उसका टॉपिक था ये, अगर ठीक है 11th का टॉपिक था, उसमें क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, दी बताया नहीं था, मतलब ये पिछला मतलब वो 11th +1 का टॉपिक है, ठीक है ना। दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। हमने पढ़ा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पर यानी कि रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होता था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि एल क्या होता है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। एन क्या है, कितनी बार वो रिवॉल्व करा है, ठीक है, h अपॉन 2 पाई, ठीक है, ये रहता था। बात क्लियर, h अपॉन 2 पाई रहता है, यानी कि अगर आपका ये देखो, आपका शायद ये आपका चैप्टर 2 केमिस्ट्री में भी आया होगा क्लास 11th में, ठीक है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ये था आपका इसका, ठीक है। और अगर मैं वैसे सिंपली बात करूं कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, सो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये आपका रहता है L इक्वल टू mv/r, ठीक है, L इक्वल टू mv/r। अब दोनों सेम है, एक तो खाली एंगुलर मोमेंटम को फॉलो, जैसे कि एग्जांपल से वो करते हैं हम। मान लो हमने पहले क्या करते थे, जैसे कि मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करा था, जब हमने क्या कहा था, सोचो जब हमने वो टॉपिक करा था तो हमने क्या कहा था, फोर्स इसमें 2 लग रही है, एक तो F इक्वल टू क्यू, एक न्यूटन का लॉ कर रहा है F इक्वल टू एम ई, करते थे ना। अब इन दोनों का इक्वल मान के Q इक्वल टू एम ए, ये हमने कौन से टॉपिक में किया था, ये हमने आपके चैप्टर 4th में किया था, चैप्टर 4th में किया था ये वाला टॉपिक, बिल्कुल सेम ऐसे ही दोनों का हम इक्वल मान लेंगे, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, एम वी आर, ठीक है, हाँ ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अब, ठीक है। अब वैल्यू आने के बाद ये जो आपकी वी आर है ना, इस वी आर की वैल्यू को पुट कर देंगे हम करंट की उसमें, ठीक है। हमारा करंट क्या आया था, जो सॉरी एम आया था हमारा, देखो
वेट फॉर अ मिनट गाइस, ये स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे इसको, ठीक है, इसको स्मॉल एम से और इसको स्मॉल एम से, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर करना। अब एम हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, क्यू वी आर अपॉन 2 आई थी। वी आर की जगह हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम करेंगे पुट, ठीक है, ये आ गया एन एच 2 एन एच अपॉन 2 पाई एम। अब 2 बीस का तो ये कितना आ जाएगा, क्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम आ जाएगा। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा आपका, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसमें n तो हटा लो, n कितना है कि वो कितनी बार रोटेट कर रहा है, ठीक है, n तो ये हो गया क्यू एच अपॉन पाई एम, ठीक है, क्यू एच पाई एम। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। अब क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 9 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। और जो हमारी ये h की वैल्यू आई, ये h की वैल्यू जब हमने करी थी वो उस टाइम पर 6.6 आती है इंटू 10⁻34, 6.6 इंटू 10⁻34 आती है, ठीक है। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट, और पाई की वैल्यू पता है इसमें कांस्टेंट रहती है, सो आपका जो n की वैल्यू आएगी ना वो आप क्या आएगी, n इंटू 9.27 इंटू 10⁻24, ठीक है। इसको हम बेसिकली पता है n इक्वल टू म्यू बी रखते हैं, इस म्यू बी को कहते हैं बोर मैग्नेटोन, क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी आपकी आ गई मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, ये आपकी आ गई मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो मैंने पहले से लिख रखा था। सो ये क्या है, पहला आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो गाइस डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं एंड राइट इट्स यूनिट, यानी कि इसकी यूनिट्स भी हमें लिखनी। ये टर्म है कि क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब होती है कि आप जो आपका कोई भी मटेरियल है वो कितना मैग्नेटिक परमिट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर से ये है कि एक एग्जांपल के तौर से ये रखो कि सपोज करो आपने एक मैग्नेट रखा, मान लो मैंने एक मैग्नेट किया था, मेरा मैग्नेट किया और मैंने कोई आयरन की चीज़ रखी, इसके साथ मैंने इसके साथ रख दिया, ठीक है, इसके साथ। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलती है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो आप खुद देखोगे कि थोड़ी देर बाद ये आयरन भी एक तरह का मैग्नेट शो करता है, ठीक है। ये आप देखना, एक्सपेरिमेंट करें, किसी भी चीज़ को मैग्नेट के साथ रख देना क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है तो आपकी ये चीज़ भी मैग्नेट हो जाती है। यानी कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटिक परमिट कर सकता है उसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। देखो वही लाइन आ गई कि एबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि क्षमता, कितनी क्षमता रख सकता है वो मटेरियल टू अलो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, यानी कि अपने उससे कितनी लाइन पास करवा सकता है, ठीक है। मान लो मैंने इसको रखा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने से पास करवाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करवाएगा, अपने से पास करवाएगा। अब जितना इससे पास होता रहता है, कितनी एबिलिटी है कि इससे पास हो रहा है तो मैग्नेट बन जाता है खुद के बाद। जैसे कि सपोज करो मैं अब एक आपसे एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। क्या है, आपने सोलिनॉइड पढ़ा है, सोलिनॉइड मैंने पढ़ाया हुआ है, जो आप
सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पर जाके, ये आपका सोलिनॉइड होगा, ठीक है। अब आपने पता है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाती है, मान लो मैंने इसके अंदर से एक रोड रख दिया, ठीक है, और अब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अब कोर्स सी बात है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, और तुम खुद देखोगे ये थोड़ी देर बाद मैग्नेट शो हो जाएगा। क्या? ये मैग्नेट शो हो जाएगा, यानी कि ये मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है ना, मैग्नेट बन जाएगा। वही लाइन लिखा है, और वो कितनी एबिलिटी रहती है, देखो, मैग्नेटिक परमिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू, यानी कि अपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कितना पास कराता है। इट इज मेजर एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम, ठीक है, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, पर, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल आ जाएगा बी, यानी कि बी क्या हमारा फील्ड लाइन है, अपॉन में बी नोट क्या है, एरिया इन वैक्यूम, ठीक है, एरिया इन वैक्यूम, ठीक है। आप इसको यू आर यानी कि म्यू आर और म्यू नोट से भी इसको इक्वल टू कर सकते हो, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है, मेरा कैमरा थोड़ा डल है इस मामले में, ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस। अगर आप सपोर्ट करोगे तो कुछ दिनों बाद में कैमरा भी अच्छा खासा, मतलब अब नहीं आएगा, काफ़ी साल लगेंगे इसको भी, ठीक है, पर सपोर्ट करोगे ना तो ये छूटा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन पी नोट, ठीक है। परमेबिलिटी समझ में आ गया क्या रहता है, ठीक है, इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, फोर्स के एक्सपीरियंस, यानी कि जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये फोर्स कैसा लग रहा है वो बताते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव, यूनिट यानी कि उसका जो वो है चार्ज है वो 1 है, चार्ज 1 है, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, 1 वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द फोर्स, ये इक्वल होता है जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस होता है। अगर मान लो मैं इस चार्ज को परपेंडिकुलर फेंकता हूँ तो क्यू का चार्ज क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1, 90 डिग्री हो जाएगा, v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, इनमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है ना। सो हमने वही कहा है, ये हमारी बी क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना, इसको मैग्नेट, हाँ ठीक है, मैग्नेट। अब ये F, पहले तो तुम सोचते थे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, ये कितनी स्ट्रेंथ है उसे हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है, ये फोर्स के इक्वल है, ये फोर्स के लिए ये कह रहा है ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये हमारा क्या निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इसको मैग्नेटिक फील्ड कह दो, ये किसके इक्वल है, इट इज़ द इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, फोर्स के इक्वल है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर इतनी। अब बात करते हैं थर्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको हम H से डिनोट, बात क्लियर, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मैग्नेटिक इज द टर्म, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एंड राइट इट्स यूनिट, ठीक है, हमें क्या लिखनी है, इसकी यूनिट्स लिखनी है, ठीक है, ठीक है।
इसकी यार देख लेना, अगर इसकी मैंने यूनिट नहीं बताई थी, इसके ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर पर एरिया रहता है, ठीक है ना। अब ये क्या रहता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या रहती है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या रहती है, ठीक है ना, वो देखिएगा। सो आप इसको यहाँ से पढ़ो, इफ से, इफ I is current in solenoid and n is the number of turns per unit length, the magnetic intensity is given by, ठीक है। यही बात का है कि मान लो कि मेरे पास क्या एक सोलिनोइड है, इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, ये कह रहा है इफ I is current in solenoid, सोलिनोइड है, और n क्या रहता है, मैंने n आपको कई बार समझाया हुआ पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले चैप्टर में सारा डिस्कशन करा हुआ है इसके बारे में, नहीं पता प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लेना। सो n इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स यानी कि n अपॉन में पर यूनिट लेंथ यानी कि l, ये रहता है। उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय, ठीक है। वो किसके इक्वल रहता है, h इक्वल टू एन आई, h इक्वल टू एन आई, n क्या रहता है, नंबर ऑफ टन्स, एन ओ नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ रहता है, और आई क्या रहता है, करंट रहता है, ये h इक्वल टू एन आई के इक्वल है, ठीक है, बात क्लियर आएगी। ऐसा यूनिट पता है एम, ये क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो n क्या है, देखो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ऐसा यूनिट सिंपल सी बात है यार, m मीटर इस वजह से बनेगी क्योंकि देखो I क्या हो गया, एम्पियर हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और ये n क्या है, लेंथ क्या है नीचे, ठीक है, लेंथ क्या है, मीटर है, और n को हम इसको डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ टन्स है, नंबर ऑफ टन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 कांस्टेंट रहेगा ना, और जो लेंथ रहेगा इसको मीटर से डिनोट करते हैं, करंट को एम्पियर से, इसलिए इसने कहा है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, आई, ठीक है, मैंने n इक्वल टू एन अपॉन एल, एन अपॉन एल क्या रहता है, ये n ही तो रहता है, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, h इक्वल टू एन अपॉन एल इंटू आई, ये क्या होता है, ये आपका होता है n, ठीक है। अब ये करंट क्या एम्पियर है, ये लेंथ है तो एमीटर, सीजीएस यूनिट ओस्टेड होती है, और 1 ओस्टेड इक्वल टू 80 m पर मीटर, बात क्लियर, बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली उसकी, सो अगली उसकी क्या है ये, ठीक है, अगली है आपकी ये, ठीक है, आपकी है अगली, आपकी अगली है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या इसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या रहती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है हमारा 129 प्लीज क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिज्म ऑफ m, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, डिफाइन द टर्म मैग्नेटाइजेशन m एंड राइट इट्स यूनिट, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या रहता है, मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड, मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, इसको m अपॉन v से डिनोट करते हैं। m क्या रहता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, v रहता है वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो ये m, ठीक है, अब अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं, इसकी वैल्यू कितने रहते हैं, m इंटू 12 रहती है, निकाली हुई है आपने m की, v की अगर मैं डाइपोल की बात करूं सो a इंटू 12 लिख सकता हूँ 12, सो इसको मैं m अपॉन a भी लिख सकता हूँ वॉल्यूम की जगह, वेट फॉर अ मिनट, सुनो सुनो क्या m क्या रहता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, m इंटू 12 रहती है,
पता है। अगर अपोन में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं इस दोनों को, या आप कह सकते हो इसको मैं, ठीक है, इसको मैं, सो गाइस इसको छोड़ दो क्योंकि मुझे ना इसके इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। एरिया इंटू 2L, यार ये तो ए बन जाएगा, 4 बार ए बन जाएगा, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। सो आप इसको छोड़ दो, ये तो मेरा वो था, इसको छोड़ दो। आपका ये लगा रहा हो कि M इक्वल टू M अपॉन V आपका क्या रहता है, मैग्नेटाइजेशन रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या रहता है फिर आपका रहता है मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। डिफाइन दी टर्म मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी एक्स से डिनोट करते हैं एंड राइट इट्स यूज, ठीक है। मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी क्या रहता है ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डिफाइन रहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमने अभी पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या रहता है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ना। वेट फॉर अ मिनट, हमें रुकना। इट्स डिफाइन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये हमने अभी पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये H से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अभी हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी पढ़ा था, ये क्या रहता है, इसको हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है, M से डिनोट करते हैं। सो मैंने इसमें गलत लिख दिया, यहाँ पर M अपॉन H आता है। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी पढ़ा था, इसको M से डिनोट करते हैं, और अभी पढ़ा था इसको H से डिनोट करते हैं, तो M अपॉन H आ गया। इसको करते हैं हम जाई M इक्वल टू M अपॉन H, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इट इज़ मेजर द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अ मैग्नेटाइजर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रहता है, ये रहता है जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो जाता है तो मैग्नेटाइज हो जाता है, ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी हैज़ नो यूनिट, हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो डायमेंशन होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ये टॉपिक आया समझ में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आपके हाइपरथेरिस का, हम करते हैं हाइपरथेरिस, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।